हेलो एंड वेलकम टू कंपटीशन डॉक्टर। मेरा नाम है शुभम और संकल्प बैच की आज ये तीसरी क्लास है। दो क्लासेज हुई थी यूनिट और मेजरमेंट की और तीसरी क्लास आज ये जो है ये मोशन की है। ठीक है, इसमें हम गति के बारे में बात करेंगे। लगभग 2 से 3 लेक्चर में हम इसको आराम से ख़त्म करेंगे। दूसरा या तीसरा लेक्चर और लेंगे। कोई भी चीज़ जो आरआरबी में पूछी गई है, पूछी जाती है, उससे संबंधित या जो भी ग्रुप डी या आरआरबी में यूजली होता है उसमें मतलब आपको प्रत्येक चीजें कराई जाएंगी बारी बारी से, चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज इतना कराया जाएगा जितना आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं लेक्चर पे। अब बात करते हैं गति की। गति मतलब मोशन। ठीक है, अब मोशन का क्या हिसाब है, मोशन क्या, कैसे, क्या समझते हैं आप मोशन से। ठीक है, अब हम डिफिनीशन ये है कि गति स्थिति में परिवर्तन है। इसे चली गई दूरी या विस्थापन के संदर्भ में वर्णित किया जाता है। ठीक है, गति स्थिति में परिवर्तन है। ठीक है, जब स्थिति में परिवर्तन क्या है कि जैसे आप चलते हैं ना, मान लीजिए आप चल रहे हैं। ठीक है, जब आप चलते हैं तो आपके अगल बगल चीजों में परिवर्तन होता रहता है। आप पहले यहाँ हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ आ गए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या किसी भी स्पीड से, तो आपके अगल बगल जो है स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। कभी पेड़ पौधे आए, कभी गाड़ी आई, कभी बस आए, कभी कॉलोनी आई, तो ये क्या हो रहा है, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब है कि आप मोशन में हैं, आप गति में हैं। ठीक है, उसके लिए एग्जाम्पल जैसे ले लिया हमने कि चलती हुई बस या ट्रेन। ठीक है, अब चलती हुई बस क्या है, जब बस चलती है तो बस की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। ठीक है, मान लीजिए 12 बज के 1 मिनट पे हम बस पे बैठे, तो ए नाम की जगह पे थे। ठीक है, उसके बाद 12 बज के 5 मिनट पे बी नाम की जगह पहुंच गए। तो बीच बीच में जो है स्थितियों का परिवर्तन हुआ, कभी ऑफिस आया, घर आया, ये आया, वो आया। तो अगर स्थिति में परिवर्तन आसपास हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप मोशन में हैं। ठीक है, अब फुटबॉल को लात मारते हैं तो फुटबॉल की क्या होता है, फुटबॉल जैसे ये फुटबॉल है, इसमें किसी ने किक किया तो फुटबॉल यहाँ से यहाँ पहुंच गई। ठीक है, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन आ गया ना, टाइम के साथ। टाइम के साथ स्थिति में परिवर्तन आ गया, इसका मतलब है फुटबॉल जो है किक मारते ही गति में चली गई। ठीक है ना, मोशन में चली गई। ठीक है, पंखा घूमता है, जैसे पंखा है। ठीक है, पंखे में 3 पंखड़ी लगा ली हमने। ठीक है, हमने यहाँ से स्विच ऑन किया, अब पंखा क्या हुआ कि सर्कुलर मोशन में घूमना शुरू कर दिया पंखे ने। ठीक है, तो इसकी पंखुड़ियों का क्या हुआ, ये यहाँ पे चेंज हो रहा है। टाइम के साथ पंखुड़ी की स्थिति चेंज हो रही है ना, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो वो मोशन में है, पंखा पंखा घूमता है तो मोशन में आ जाता है। अब पंखा घूमता है तो कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन होता है। ये सब बात बारे में भी बात करेंगे कि लीनियर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन क्या है, और उतनी ही बात करेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा बातें हम करना नहीं चाहते हैं ना। ठीक है, कि एक्स्ट्रा बातें करें जो आपके पेपर संबंधित ना हो। ठीक है, और जब ग्रेजुएशन, जब आप एएलपी या एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल या 10+2 लेवल करेंगे तो हम लगभग इन्हीं चीजों में वो भी कवर हो जाएगा। लेकिन हम जो क्वेश्चन आंसर सीरीज लेके आएंगे तो उनमें वो क्वेश्चन भी इन्वॉल्व करेंगे जो 10+2 में पूछा गया है, जो ग्रेजुएशन में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन हम इन्वॉल्व करेंगे। हम चैप्टर खत्म होगा, थियरी और क्लासेस खत्म होंगी, उसके बाद क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे, उसमें सारी चीजें कराएंगे। हम एक डेडिकेटेड लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम सारे फार्मूलाज करा रहे होंगे, जितने भी फार्मूला यूज हो, जितने सूत्र यूज होते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं उसके लिए डेडिकेटेड लेक्चर लेके आएंगे। हर हर टॉपिक से कौन सा फार्मूला आ सकता है, कौन से फार्मूले पे कौन सा न्यूमेरिकल आ सकता है, इसके लिए भी लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है, अब गिरता हुआ आम जो है, आम पेड़ में लगा हुआ, मान लीजिए ये पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ है, अब इसमें आम लगा हुआ है। आम जब नीचे को गिरता है तो मोशन में ही तो होता है, क्योंकि उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। पहले ऊपर था, अभी नीचे आ गया, आस उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, वो मोशन में आया। और मोशन ठीक है, जमीन की तरफ आया, उसकी स्थिति बदली, और उसको कहा गया कि भाई आम जो है गिरते समय गति में था। चलता हुआ इंसान या जानवर, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई मोशन की। तो मोशन समझ में आया आपको। मोशन का सीधे अर्थ है कि स्थिति में परिवर्तन होता है टाइम के साथ, दूरी या विस्थापन होता है। ठीक है, तो वो चीज मोशन में है। ठीक है, अब गति के प्रकार हैं। एक फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया कि भाई रेखीय गति क्या है। रेखीय गति क्या है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, कोई वस्तु है वो सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, सड़क, अब जैसे सड़क पर चलती हुई कार है। ठीक है, सड़क पर चलती हुई कार है। ठीक है, तो ये कार है, ये इधर को चलेगी। ठीक है, कार ये है, इधर को चलेगी। ठीक है, सीधी तो चलती है कार, ऐसा तो नहीं कार उड़ती है। ये रोड है, इस पे कार चलती है, सीधी चलती है, तो उसको कहते हैं कि ये रेखीय गति कर रही है। रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन कहते हैं। वृत्तीय गति क्या है कि कोई ये है, जैसे ये मान लीजिए ऐसे कोई चीज है जो ऐसे मोशन में है, उसको कहते हैं कि भाई ये वृत्तीय गति में है। दोलन गति क्या है, कोई भी पिंड है, यहाँ है, ऐसे वो ऐसे करके मोशन कर रहा है।
ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन उसको कहते हैं, ठीक है, उसको दोलन गति कहते हैं। वो आगे पीछे एक निश्चित स्थिति में में जो है अपना गति करता रहता है, फिर तुरंत लगता है, फिर स्पीड कम होती, ये सब बातें हम चैप्टर हमने शुरू से कहा है कि हम एक्स्ट्रा बातें एक टॉपिक को लेकर करने को 2 घंटे दोलन गति पे भी बातें कर सकते हैं, और लेकिन एग्जाम में जितना आएगा इतना बहुत है। गति के कई प्रकार भी होते हैं, लेकिन मुझे मुझे क्या लगता है, मैं प्रीवियस ईयर एनालिसिस है मेरा कि इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा, जैसे कार है, ये देखो सीधे जा रही है, इसका मतलब ये रेखीय गति है, ठीक है। अब वृत्तीय गति देखना है तो ये जो है सर्कुलर मोशन है। अब बात करते हैं दूरी पे। दूरी क्या है? दूरी क्या है कि जब आप मोशन में होते हैं तो कुछ डिस्टेंस आप मोशन में हैं तो गतिमान पिंड द्वारा दिशा की परवाह किए बिना, अब इस बात को याद रखना, दिशा की परवाह किए बिना तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को पिंड द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। दूरी क्या है? जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, हमको ए से बी पे पहुंचना है, तो हम ऐसे 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 करके भी गए तो ए से बी पे पहुंचे, ठीक है। तो जितनी दूर, जैसे ए मान लीजिए है, ये बी है, ये मान लीजिए दो शहर हैं, ठीक है। हम ए ने क्या किया, गाड़ी उठाई और वो ऐसे ऐसे घूमते चला गया, ऐसे ऐसे घूमते चला गया, ठीक है, वो बी पे पहुंच गया। तो ए ने ये जितनी भी दूरी तय की, जितनी देर वो स्थिति में परिवर्तन होता रहा, वो मोशन में रहा, ठीक है, दिशा की परवाह किए बिना, है ना, इसीलिए उसको दूरी कहते हैं। उसकी जितनी भी लंबाई आई, इसको हम मीटर में नापेंगे, किलोमीटर में नापेंगे, माइल में नापेंगे, तो वो उसकी उतनी दूरी होगी, ठीक है। अब दूरी समझ गए ना कि दूरी एक स्थान से दूसरे स्थान पर दिशा की परवाह किए बिना, जो हम जितनी भी गतिमान पिंड जो दिशा की परवाह किए बिना, उसकी जो वास्तविक लंबाई होगी वो दूरी है। ऐसा नहीं है दूरी, अब यहाँ से अगर सीधे चलेगा, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में भी। दूरी क्या है? उसकी एसआई प्रणाली में उसका जो मात्रक होता है, दूरी का तो पता ही है, एसआई प्रणाली में इसे मीटर में मापा जाता है। और मैंने बहुत पहले बताया था कि दूरी जो है वो अदिश राशि है। हम ये नहीं कहते हैं कि दूरी बताने के लिए कि भाई ए से बी के बीच में की दूरी जो है 500 किलोमीटर पश्चिम में है, ऐसा नहीं होता ना। 500 किलोमीटर में पश्चिम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और दूरी हरदम धनात्मक, कभी सुना है कि -500 किलोमीटर आज चल गए हम, या -300 किलोमीटर चल गए हम, तो माइनस में, दूरी माइनस में नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है हमको। अब जैसे एक एग्जांपल हमने लिया कि एक लड़का है जो बिंदु ए से बी तक 60 मीटर चलता है। बिंदु ए है, यहाँ से बी तक की दूरी जो है 60 मीटर है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि वो फिर बी पे वापस आता है, ठीक है, तो फिर 60 मीटर आया। तो अब टोटल उसने दूरी कितनी तय करी है? 60 + 60, मतलब 120 मीटर की दूरी तय कर ली, ठीक है। चाहे ए से बी पहुंचने में जितना भी रास्ता उसने तय किया है, वो कैसा भी हो, वो दूरी है, ठीक है ना। ए से बीच बीच में उसको दूरी में मापा जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं विस्थापन में, ठीक है। अब विस्थापन में क्या है? किसी वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की सीधी रेखा में दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। सीधी रेखा में दूरी को, ठीक है। आप ए पॉइंट से शुरू करते हैं और बी पॉइंट को जाते हैं, ठीक है ना। आप ए से शुरू करते हैं, बी को जाते हैं, लेकिन सीधी रेखा में, ठीक है, शार्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूरी और विस्थापन में एक बेसिक अंतर भी यही है, ठीक है। दूरी और विस्थापन में अंतर भी यही है कि ये ए से बी तक पहुंचने का शार्टेस्ट रूट होना चाहिए। दूसरी बात है, दूरी में दिशा होती है, सॉरी, दूरी में वो दिशा का कोई वो नहीं होता है, कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में दिशा का कॉन्सेप्ट भी होता है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सदिश होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। कैसे? कोई ए शहर है, ठीक है, कोई बी शहर है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस मान लो 500 किलोमीटर की है, ठीक है। एक शहर सी है, वो इधर पे है, उसके उसका उसके बीच में दूरी जो है, बी से सी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, और सी से ए की बीच में दूरी जो है वो 100 किलोमीटर की है, ठीक है। हमने ऐसा बना लिया। अगर हम दूरी की बात करेंगे, अगर कोई कहते कि भाई ए से सी जाना है, तो हम अगर ऐसे गए, ठीक है, तो हम ए से बी गए, बी से सी गए, तो हमने 500 किलोमीटर ए से बी चला, बी से सी में हमने 200 किलोमीटर चला। तो तो हो गई दूरी, मतलब ए से सी के बीच में कोई दूरी पूछेगा तो ये हम जितना चल के गए उतना बता देंगे, भाई 700 किलोमीटर हम चल के गए, तो दूरी 700 किलोमीटर हो गई। लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे तो सीधा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर की है, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट तो
ए से सी के बीच में 100 किलोमीटर का ही होगा, ठीक है। ए से सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 100 किलोमीटर का ही होगा, ठीक है। दूरी 700 किलोमीटर है। अगर हम ए से सी डायरेक्ट चल के आते हैं ऐसे ऐसे, तो कह देते हैं कि दूरी भी 100 किलोमीटर की है। लेकिन अगर ए से बी, बी से सी चल के गए तो ये पूरा काउंट किया जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं कि ए से सी जाना तो आप ऐसे चले गए, नहीं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा हम उसको चलेंगे। इस बात को आपको समझिए, ठीक है। तो दूरी और डिस्प्लेसमेंट में ये अंतर है, ठीक है। और दूसरी बात है कि हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य भी हो सकता है। कैसे? ये पता ही होगा आप लोगों को, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ को जाना है तो 500 किलोमीटर है। अगर ये चीज यहाँ से यहाँ को गई तो 500 है, इधर से इधर को चली गई इस दिशा में तो ये -500 हो जाएगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव में भी होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं शून्य के लिए, ठीक है। और एक बात हरदम याद रखना, डिस्प्लेसमेंट जो है दूरी से अधिक कभी नहीं हो सकता। कारण है क्योंकि ये एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो और दूरी का क्या है कि या तो शॉर्टेस्ट होगी या घूम के, मान लो ए से बी, हमने भी जैसे एग्जांपल लिया था ए से बी, बी से सी वाला एग्जांपल लिया ना, ए बी और सी, ठीक है। इसके बीच की दूरी 2, इसके बीच की दूरी 3, इसके बीच की दूरी 1। तो अगर ए से सी आना है, मान लीजिए ये ए जो है कोई लखनऊ है, ठीक है। ये ए लखनऊ है और ये बी जो है ये मान लीजिए इलाहाबाद है, ठीक है। अब इलाहाबाद है तो हमने अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए से सी का डिस्प्लेसमेंट केवल 1 किलोमीटर का होगा। लेकिन अगर ए से सी की दूरी देखना है तो ये भी हो सकती है कि ए से बी चले गए, बी से सी चले गए, तो दूरी तो 5 किलोमीटर की हो गई ना। लेकिन दूरी 1 किलोमीटर की भी हो सकती है, ए से सी डायरेक्ट चले आए तो दूरी 1 किलोमीटर की भी हो सकती है। लेकिन आप कह दो कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो दूरी से ज्यादा है, तो ये संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट खुद न्यूनतम दो, मतलब जो सबसे शॉर्टेस्ट वे होगा वो खुद डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब जीरो की बात करते हैं। मान लीजिए कि एक लड़का बिंदु ए से बी तक 60 मीटर जाता है। बिंदु ए बनाया, बी बनाया, ए बनाया, बी बनाया, इससे बीच कहा कि 60 किलोमीटर जाता है। बी से ए तक 60 किलोमीटर लौट आता है। अब यहां से यहां तक 60 किलोमीटर लौट आया वो, ठीक है। तो फिर आके ए पे ही खड़ा हो गया। तो हम ये कहेंगे कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना वो जीरो हुआ। वो विस्थापित नहीं किया, वो शुरू में ए पे था, मतलब उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो, जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी वो ए पॉइंट पे थी, ए पॉइंट पे थी इनिशियल पोजीशन। वो अभी भी उसकी इनिशियल पोजीशन जो है अभी भी ए पॉइंट पे ही है। इसका मतलब है कि जो उसका विस्थापन है वो शून्य का है, ठीक है। अगर दूरी की बात करेंगे तो 60 और 60 जोड़ लेंगे कि भाई 60 ए से बी गया था और बी से ए 60 लौट के आया था, तो हम कह देंगे दूरी तो 120 किलोमीटर की होगी, लेकिन विस्थापन उसका शून्य होगा क्योंकि उसने उसकी स्थिति, विस्थापन जो है स्थिति की बात है, उसकी स्थिति अभी भी वही है। और तीसरी बात है कि जब भी हम विस्थापन की बात करेंगे तो साथ में दिशा की बात करेंगे, किस दिशा में विस्थापन है। तो इसीलिए विस्थापन सदिश राशि है। मैंने आपसे कहा था कि जहां पे जो भी चीज मिलती जाएगी हम आपको बताते चलेंगे कि सदिश है या अदिश है। दूसरी स्केलर वेक्टर, वेक्टर हम बताते चलेंगे। और कोशिश ये भी रहेगी साथ के साथ आपको ये भी बताया जाए कि इसको मीटर में मापा जाएगा, किलोमीटर में मापा जाएगा, जैसे भी, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने थोड़ा एग्जांपल के लिए लिया है, अगर हम दूरी बात करते हैं दूरी और विस्थापन में ना, दूरी एवं विस्थापन, ठीक है, एवं विस्थापन, ठीक है। थोड़ी बात कर लेते हैं दूरी विस्थापन में। अब जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे ए है पॉइंट, ठीक है। ये मान लीजिए ए नाम का शहर है, यहाँ पे ए शहर है, एक शहर है बी, ठीक है, बी शहर है। अब इस पे दूरी और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। अगर ए को बी की बीच की दूरी देखनी है तो ये ए से बी ऐसे आएगा चल के, ठीक है। अब इसका मान लीजिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। इसका पेरीमीटर का 2 पाई आर होता है निकालने के लिए, ठीक है। तो यहां से यहां तक के लिए पाई आर होगा, ठीक है। मान लीजिए आर, और जो अगर ए से बी, अब इसके लिए आर के लिए कोई वैल्यू ले लें। अगर ये पाई 22/7 है, हमने कह दिया कि आर की वैल्यू जो है 28 है, ठीक है। आर जो है वो 28 है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 28 मीटर है, ठीक है। तो हमने कह दिया भाई यहाँ से यहाँ तक आने में 22/7 गुणे 28, 7 से कर दिया, 7 चौक 28, 22 चौको 88 आ गया। ये जो भी लिया, मीटर लिया, किलोमीटर लिया, तो किलोमीटर मान लेते हैं ना। तो इसकी दूरी तो 88 किलोमीटर हुई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 28 और इधर 28, मतलब आर आर 2 आर, मतलब व्यास 28 दूनी 56 हो जाएगा, तो 56 किलोमीटर होगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो व्यास है वो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ए से बी पे पहुंचने का शॉर्टेस्ट
रूट कितना है, शॉर्टेस्ट रूट क्या है। तो ए से बी पे पहुंचने का शॉर्टेस्ट रूट रूट ये वाला है, ए से बी पे पहुंचने का शॉर्टेस्ट रूट ये वाला है। इसका चूंकि ये यहाँ पे सेंटर पॉइंट था, इसका जो रेडियस था वो हमने माना था, कुछ भी आप मान सकते हैं, ये हमने कहा था तो कि 28 है, तो इस हिसाब से 56 किलोमीटर ए से बी में विस्थापन हो गया। लेकिन दूरी की बात करेंगे तो वो यहाँ से यहाँ तक देखी जाएगी। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये तो अब मान लीजिए इस ये 3 किलोमीटर है, ये 4 है, ये 5 है, ए पे कोई खड़ा है, ये बी है, ये सी है, ए से सी पे आना है, तो दूरी ऐसे तय करेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसे तय करेगा। मान लो कोई कार से आ रहा है ना, कार पे बैठा, वो पहले 3 किलोमीटर इधर गया, फिर 4 किलोमीटर इधर आया, तो उसने थोड़ा से 7 किलोमीटर ट्रेवल किया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो ए से बी आ गया, उसका 5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और साथ में याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है दिशा के साथ होता है। ठीक है, तो दूरी और डिस्प्लेसमेंट में बस इतना सा ही अंतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चाल क्या है, दूरी तय करेंगे तो किसी चाल से तय करेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट होगा किसी चाल से होगा। तो पहले तो हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं ना। चाल वह भौतिक राशि है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी है, जो बताती है कि कोई वस्तु एक निश्चित समय में कितनी दूरी तय करता है। ठीक है, एक शहर है लखनऊ, एक शहर है दिल्ली। ठीक है, दूरी कोई मान लिया 500 किलोमीटर की हो गई। ठीक है, अब निश्चित समय में हमने कहा कि भाई लखनऊ जाना है, हमने 10 आवर लगता है, निश्चित समय हो गया। कितनी दूरी तय करता है, 500 किलोमीटर दूरी करता है। अब उसकी चाल निकालनी है, तो चाल बराबर एक फार्मूला होता है, दूरी बटे समय, एस बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 500, टाइम कितना है, 10, मतलब हमारी चाल कितनी हुई, 50 किलोमीटर पर आवर। यही तो है। तो 1 आवर में हम 50 किलोमीटर चलते हैं, 10 आवर में हम 500 किलोमीटर चल जाते हैं। यही तो है चाल। ठीक है, अब इसकी इकाई की बात करते हैं, यूनिट कितनी है एसआई में, तो किलोमीटर पर आवर हो गया। अगर किलोमीटर है, मीटर में चलेगा तो मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, एमकेएस पद्धति में। अगर कोई बच्चा, जो अभी मैंने बताया वही लगभग एग्जाम्पल है, और एक चीज याद रखना, चाल में यह नहीं बताया जाता कि वस्तु किस दिशा में चल रही है, सिर्फ कितनी तेज चल रही है इस पे बात होती है। चाल जो है, हम पहले भी बता चुके हैं कि चाल जो है वो अदिश राशि है। ठीक है, चाल अदिश राशि है, चाल की कोई दिशा नहीं होती है। हमने मान लीजिए किसी बॉलर ने बॉल करी, ठीक है, तो उसने फेंकी कि भाई, बताया कि बुमराह ने आज 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल फेंका, तो ये थोड़ी बताते 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ईस्ट में बॉल फेंका। अगर वेस्ट में फेंकेगा तो उसकी चाल थोड़ी ना चेंज हो जाएगी उससे। वेग में, वेग जो होता है वो सदिश होता है, चाल अदिश होती है। अब वेग और चाल में अंतर क्या होता है, वेग क्या होता है, हम आगे बात करते हैं। ठीक है ना। अब वेग क्या होता है, चाल जैसा ही है। वेग वह भौतिक राशि है जो बताती है कि कोई वस्तु एक निश्चित समय में, यही बात तो हमने चाल में भी देखी थी, टाइम वहां भी निश्चित होता था, कितना विस्थापन करता है। ठीक है, और जैसे ही बात विस्थापन की आती तो याद हो आपको, विस्थापन में दिशा निश्चित होती है। बोलो हाँ। किस दिशा में करती है, हमने कहा ना, क्योंकि दिशा इसमें निश्चित होती, कहा कि विस्थापन। अब इसमें हमको देखना है कि विस्थापन क्या मतलब, इनिशियल और फाइनल जो भी होगा, विस्थापन समय मतलब डिस्प्लेस। अब अगर हम इसका फार्मूला लिखें डिस्प्लेसमेंट उसका वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी जो वेग है चाल की तरह ही इसमें, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब कि एक वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि परिमाण और डायरेक्शन दोनों निश्चित होते हैं, तो कितनी देर कितना गई और कितने टाइम में गई, तो वो उसकी वेग होती है, तो वो भी इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, अब इसमें देखो है कोई, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई लड़का 100 मीटर पूर्व दिशा में, अब क्या है, दिशा क्या है, पूर्व दिशा ही है, 100, इसने कहा कितना मीटर कहा, 20 सेकंड में जाता है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका, ये हो गया टाइम, 20 सेकंड में जाता है, तो कितने चला, 5 मीटर पर सेकंड चला, और दिशा किधर थी, तो पूर्व दिशा में थी। तो इसमें क्या है कि सदिश है ना, तो इसमें दिशा की बात भी हम करेंगे, और टाइम इसमें उस है दोनों में सही। उसमें क्या था, चाल बराबर दूरी बटे कितनी दूरी, इसमें कितना विस्थापन हुआ। दूरी में मैंने जैसे बताया था कि 3 4 5 वाला एग्जाम्पल तो याद ही हो, कि ये वाला एग्जाम्पल तो सबको याद हो गया है कि 5, ये 3, ये 4, दूरी ये हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। ये वाले से निकालेंगे तो चाल निकलेगी, इससे निकाले तो वेग निकला। ठीक है, वेग होता है
वेग हमेशा किसी दिशा में होता है, एक दिशा में होता है। जैसे वेग है, इसमें एक दिशा है वेग में, इसमें चाल में दिशा नहीं, पहले इधर को है फिर इधर को है, इसमें कोई दिशा थोड़ी ना है, ठीक है। अब चाल और वेग में अंतर, ठीक है, अब इसको थोड़ा समझ लो। चाल में अगर परिभाषा मतलब डेफिनेशन देखें तो एस बराबर डी बाई टी होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। चाल में दिशा नहीं होती, हमने बताया चाल कोई दिशा नहीं है, ऐसे ऐसे भी चाल हो सकती है, लेकिन अगर विस्थापन की बात करेंगे तो दिशा होगी उसमें, ऐसे होगी या ऐसे होगी या ऐसे होगी, जैसे भी होगी लेकिन एक दिशा में ही होगी, ठीक है। तो ये उसका वेग हो जाएगा। राशि का प्रकार करें तो ये इसमें दिशा नहीं है चूंकि, तो ये अदिश है, इसमें दिशा है तो ये सदिश है। नकारात्मक, अब जैसे बताया कि चाल नेगेटिव नहीं हो तो -40 किलोमीटर पर आवर थोड़ी कोई चीज हो सकती है, लेकिन विस्थापन में, वेलोसिटी में हो सकता है। हम कैसे हो सकता है, क्योंकि विस्थापन, सॉरी वेलोसिटी में हो सकता है, वेग में हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्योंकि विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ठीक है, जो कि विस्थापन बटे समय ही इसका फार्मूला है, याद हो तो, इसलिए हो सकता है ना। त्वरण इसी से निकलने वाली चीज है, अभी आगे इस पे बात करते हैं। जब कोई पिंड अपने परिवेश के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलता है तो उसे विरामावस्था में कहा जाता है, ठीक है। विरामावस्था में क्या है कि कोई, मान लो कार है, वो खड़ी है, टाइम के दोपहर के 12 बजे भी खड़ी थी, 2 बजे भी उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आया, इसका मतलब है कि वो विरामावस्था में है, तो कार वहीं पे खड़ी हुई है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, इक्वल टाइम इंटरवल में समान दूरी तय करती है तो उसे समान गति कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई कार है, ठीक है, मान लो ये मैंने कार बना ली, मैंने कहा कि हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे में एक जैसी दूरी, मान लीजिए T1 बराबर यहाँ पे 1 आवर है, ठीक है, T1 टाइम है, सॉरी ऐसे हटा लेते हैं, ये T1 टाइम है, तो यहाँ पे स्पीड इसकी 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। यहाँ पे आ गया T2 टाइम है, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड, T3 टाइम है, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो हमने क्या नोटिस किया कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो यहाँ से यहाँ आने पे इसकी दूरी सेम ही होगी, यहाँ से यहाँ आने पे सेम होगी, क्योंकि ये टाइम और अपनी चाल बदल नहीं रहा। जैसे एक ट्रेन है जो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, अगले घंटे में भी 60 किलोमीटर ही चलती है, इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब एक ही मोशन में लगातार चल रही है, एक ही मोशन में लगातार चल रही है, एक ही मोशन में लगातार चल रही है, एक ही मोशन में लगातार चल रही है। इसका मतलब यह है कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। पहले घड़ी की सुई है, जैसे घड़ी की सुई आपने देखा होगा कि सेकंड की कच 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 एक ही मोशन में चलती रहती है ना, तो उसको कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, ठीक है। हाईवे पे है, आप जैसे एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं और आपने कार ली और आप एक्सप्रेसवे पे चले गए, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से चले आ रहे हैं, इसका मतलब आप है कि आप यूनिफॉर्म मोशन में हैं, ठीक है। अब आते हैं, थोड़ी बात करते हैं असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। सम कुछ वस्तु समय अंतरालों में अलग अलग दूरी तय करती है, ठीक है। जैसे मान लो T1 टाइम है, वहां पे तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, लेकिन अगला T2 टाइम आया, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल गई, ठीक है। T3 टाइम आया, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल गई, ठीक है। मतलब कि कोई जो कार है मान लो, ठीक, या कोई पिंड है, वो एक ऐसे मोशन में है, मान लो ना, लीनियर में ही मान लेते हैं, कार है वो चलिए, तो T1 टाइम में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, आगे आई, यहाँ पे खूब जाम लगा हुआ है, उसको कार धीरे करनी पड़ी, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला T2 टाइम में, ठीक है। फिर उसके बाद उसने देखा आगे जाम खाली, तो उसने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा दिया, ठीक है, एक्सेलरेट कर दिया, उसने त्वरण का उपयोग किया और गाड़ी अचानक से तेज हो गई, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे आया, थोड़ा आगे आया, तो फिर पता चला कि 1 किलोमीटर लंबा जाम है, तो वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धीरे धीरे आगे बढ़ा, ठीक है। तो इसमें ऐसे केस में क्या करते हैं कि त्वरण रिटार्डेशन का उपयोग करते हैं। जैसे ट्रैफिक में चलती कार कभी तेज चलती है, कभी धीमे चलती है, ठीक है। पहाड़ पे चढ़ती साइकिल कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है। किसी दौड़ में खिलाड़ी जो शुरू में धीरे, बाद में तेज दौड़ता है, ये सब असमान गति के हैं, ठीक है। एक टाइम पे गति उनकी कुछ और होती है, दूसरे टाइम पे उनकी गति कुछ और होती है, तीसरे टाइम पे गति उनकी कुछ और होती है ना। अब बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या है, त्वरण क्या है, अभी हमने बात करी। जब किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन होता है, ठीक है। अब कोई गाड़ी चली, उसकी उसका वेग था 60 किलोमीटर पर आवर, अब याद रखना कि ये चाल में नहीं है, वेग में है। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, ठीक है, T टाइम पे। उसके बाद T टाइम पे चली, उसके बाद उसके
आगे गई तो यहाँ पे बहुत सारा जाम लगा हुआ था, तो उसको स्पीड अपनी कम करनी पड़ी। या खाली दिखा तो उसने स्पीड बढ़ा दी, 100 किलोमीटर के 40 से किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पीड बढ़ाई, और अब उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु के वेग में समय के साथ चेंज आया, तो उस परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब इसका फार्मूला समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है कि वेग में परिवर्तन बटे लगा समय। ठीक है, अब वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? जो u होता है वो शुरू में क्या स्पीड थी, और v क्या है जो अंत में क्या थी। ये फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। ठीक है, शुरू में क्या थी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बटे टी। मान लो पहले स्पीड 60 से घर से, सॉरी 60 से घर से निकला, और बाद में उसने 100 कर दी। ठीक है, टाइम उसने कितना लिया, 5 सेकंड का ले लिया। तो अब ये 100 माइनस 60 हुआ तो 40 आया बटे 5, मतलब 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसने त्वरण दिया अपनी। ठीक है, तो उस त्वरण से आगे बढ़ा। ठीक है, अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है, कैसे आया ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार मैं बता भी देता हूँ। वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, टाइम का सेकंड होता है, ये सेकंड ऊपर गया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं उससे। ऐसे ही ग्रुप डी में तो ऐसे प्रश्न भी आए हैं। ठीक है, बहुत इजी हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक कार है जो 0 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू करती है। ठीक है, शून्य है, खड़ी है। उसके बाद 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड के वेग, गाड़ी के अंदर बैठा उसने एक्सीलेटर दबा दिया, जैसे ही दबाया वो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे बढ़ गई। ठीक है, वेग से इसलिए क्योंकि कार चलती है तो एक दिशा में चलती है ना, तो उसका शुरू में स्पीड 0 थी और फाइनल स्पीड हो गई 20, और टाइम उसने लिया 10 सेकंड का, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसका त्वरण है। ठीक है, एक्सेलरेशन उसका कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में उसका है। ठीक है, उससे आगे बढ़ रहा है वो, यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लो। एक बाइक 25 मीटर पर सेकंड की वेग से चल रही है। ठीक है, और ब्रेक लगा दिया उसने 5 सेकंड में, तो गाड़ी वहीं पर रुक गई। अब गाड़ी रुक गई तो उसका जो फाइनल है वो 0 हो गया। चल रही थी 25 की स्पीड से, और टाइम 5 सेकंड, तो इसमें क्या हुआ, -5 मीटर पर सेकंड। तो ये जैसे वो त्वरण था, ऐसे ये मंदन है, इसको मंदन कहते हैं हिंदी में, अपसरण कहते हैं या रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, गाड़ी पहले इसमें तेज होती है त्वरण में, मंदन में धीमे हो जाती है। ठीक है, थैंक यू। अब आज हमने चाल बता दिया, वेग बता दिया, दूरी बता दी, विस्थापन बताया। ठीक है, त्वरण बताया, मोशन में ये बेसिक बेसिक। और एक चीज बता दें, इसमें से 100% आएगा ही। मैं जितनी चीजें करा रहा हूँ वो ऐसी नहीं है कि फालतू चीजें हैं तुम्हें। देखो, ज्ञान होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में जो चीजें हम पढ़ते हैं उससे हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप इकोनॉमिकली जब फ्री होते हैं तो बहुत चीजें लाइफ में आपकी आसान हो जाती हैं। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको लाइक करना है। आपको करना क्या है, आपको शेयर करना है। ठीक है ना, और उन लोगों तक शेयर करना है। और ये बात मैं अभी भी कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि ये जो भी संकल्प बैच आपका शुरू हुआ है, ये फिजिक्स से लेके सारे चीजें, जो भी जितने भी सब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे केमिस्ट्री है, मैथ्स है, जीएस है, जो भी है सारी चीजें कराई जाएंगी, फ्री कराई जाएंगी। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सीरीज लेके आएंगे, फिर प्रीवियस क्वेश्चन आंसर सीरीज लेके आएंगे, और आपको इतना कर देंगे, आप इन चक्करों में पड़िए पेपर कब होगा, या आज हाई कोर्ट ने ये बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बोल दिया, आप इन चक्करों में पड़िए। आप पढ़ते रहिए, जब भी एग्जाम होगा आप क्रैक करेंगे, ये याद रखिए। बिना एग्जाम हुए आप क्रैक भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो आप इन चीज़ों में मत उलझिए। इस बस खूब शेयर करिए, सही लोगों तक पहुंचाइए इसको। ठीक है ना, थैंक यू।